बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में हम नाइट्रेट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाइट्रेट्स की हेडिंग में आपने कौन कौन से ड्रग्स के नाम याद करने हैं, पहले तो ये बात देख लें। 4 नाम याद करने हैं आपने। नंबर 1 निट्रोग्लिसरीन, नंबर 2 आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, नंबर 3 पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट और नंबर 4 आता है आपके पास अमाइल नाइट्राइट। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपका, सबसे मुश्किल नाम लग रहा होगा पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ना भी याद हो तो अभी इसको रहने देते हैं। बाकी आप अगर याद कीजिएगा इसको, निट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और अमाइल नाइट्राइट। अच्छा, ये जो एंजाइना के खिलाफ हम ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये नाइट्रेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिटेल में नाइट्रेट्स को डिस्कस किया हुआ चैप्टर में। और फिर नाइट्रेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रेट है दैट इज़ निट्रोग्लिसरीन। तो निट्रोग्लिसरीन सबसे इंपॉर्टेंट है। निट्रोग्लिसरीन का हमने एक निक नेम भी रखा हुआ है और वो रखा हुआ है हमने ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इसका एक निक नेम के लिए रखा हुआ है हमने, या इसका दूसरा नाम होता है। उसके अलावा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट और अमाइल नाइट्राइट। ये देखो बाकी सारे नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, ठीक है। ये बातें नोट कर लीजिएगा। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आए तो निट्रोग्लिसरीन ये डिपेंड करता है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे। उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनाना है। जैसे अगर हमें शॉर्ट एक्टिंग चाहिए हो, एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, बड़ा वो फौरी तौर पे हमने को ड्रग देना है उसको, तो वो कहते हैं ना जुबान के नीचे गोली रखते हैं, ठीक है। तो वो जुबान के नीचे जो गोली रखते हैं दैट इज अ सबलिंगुअल रूट। और इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है वो सिर्फ बता रही है कि 10 to 20 मिनट्स होती है। तो ये बड़ा इफेक्टिव, बहुत फौरी तौर पर काम करने वाली चीज़ है। ओके बात। फिर अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म एक्शन चाह रहे हों तो फिर हम ओरल टैबलेट्स की तरफ या फिर ट्रांसडर्मल रूट की तरफ जाते हैं। ट्रांसडर्मल रूट में बेसिकली स्किन के ऊपर एक पैच लगा दिया जाता है और वो पैच से आहिस्ता आहिस्ता जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती रहती है। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसडर्मल रूट, ठीक है। अगर बहुत फौरी एक्शन चाहिए तो सबलिंगुअल या हमारे पास बक्कल भी होता है, ठीक है। चीक्स के अंदर रख लेते हैं गोली को। सबलिंगुअल या बक्कल रूट होता है, इसमें डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो रही है। नहीं तो फिर हमारे पास ओरल या ट्रांसडर्मल होता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रांसडर्मल में वो बता रहे हैं 8 to 10 आवर्स, या आगे जाकर हम देखते हैं 24 आवर्स वाली भी प्रोलॉन्ग एक्शन वाले ड्रग्स भी होते हैं। अच्छा, वैसे मज़े की बात है कि जो निट्रोग्लिसरीन है ना, ये डायनामाइट का इंग्रेडिएंट है। ये वो जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं ना, ये उसका इंग्रेडिएंट है। अच्छा जी, ये तो हमें निट्रोग्लिसरीन की कुछ मोटी मोटी बातें देख ली। अच्छा, जब ये जाता है ना ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट आपके लिवर के पास, तो लिवर फौरी तौर पे नाइट्रेट को इसमें से रिमूव करता है और एक नाइट्रेट रिमूव करके बनाया जाता है ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट, ठीक है। अभी जो एक नाइट्रेट रिमूव करके, इसको आप कह लो कोई मेटाबोलाइट है, इसका मेटाबोलाइट ही ना, जाहिर सी बात है। ये मेटाबोलाइट भी कुछ ना कुछ हद तक विजुअल डायलेशन वाले इफेक्ट्स रखता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बल्कि जिस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ये वाली फॉर्म भी विजुअल डायलेटरी इफेक्ट रखती है, ये वाली फॉर्म भी थेराप्यूटिकली इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या ये है बेसिकली कि जो आपने सबलिंगुअल फॉर्म में दिया वो तो जारी बात है निट्रोग्लिसरीन ब्लड में अब्जॉर्ब हो गई, तो वो एज निट्रोग्लिसरीन ही काम करेगी। जो ट्रांसडर्मल दिया वो भी आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होगी निट्रोग्लिसरीन, वो भी एज निट्रोग्लिसरीन ही काम करेगी। लेकिन जो निट्रोग्लिसरीन हम ओरली दे रहे होते हैं वो जाहिर सी बात है आपके गट में गई है, गट से फिर वो जाएगी लिवर के पास। तो जो निट्रोग्लिसरीन हमने लिवर में ओरली दी है वो तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से या कह लो लिवर की वजह से डायनाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओरली जब हम देते हैं, ओरली दी गई ड्रग की जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर डायनाइट्रेट फॉर्म की वजह से ही होते हैं। सही की बात। तो ओरली जब हम निट्रोग्लिसरीन लेते हैं या नाइट्रेट लेते हैं तो वो ज़्यादातर अपनी इसी डायनाइट्रेट फॉर्म की वजह से काम कर रही होती है। तो ये तो हमारे पास कंप्लीट हो गया निट्रोग्लिसरीन का पैराग्राफ, जो कि सबसे लंबा था इसमें। फिर आता है हमारे पास आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट। इसकी भी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबलिंगुअल और ओरल, वो ही आपके पास डिपेंड कर रहा है टाइम के बेस पे। अगर बहुत शॉर्ट टर्म चाहिए तो फिर सबलिंगुअल, लॉन्ग टर्म चाहिए तो फिर ओरल फॉर्म्स। अच्छा, इसका भी ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इसका ब्रेक डाउन होता है लिवर में और स्मूथ मसल में। ये बात थोड़ी देर में रखने वाली है कि इसका स्मूथ मसल में भी ब्रेक डाउन होता है, किसका, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का। और इसमें भी वही होगा, नाइट्रेट को रिमूव करके इसको बना दिया जाएगा आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ओके बात। और ये जो आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है ये भी एक बड़ा एक्टिव मेटाबोलाइट है। ये तो बल्कि इतना एक्टिव है कि ये एक अलग ड्रग भी होता है, ठीक है। मतलब एक अलग हम आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट भी एज ए मेडिसिन देते हैं। तो ये तो बिल्कुल गुड होगी बात। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये जो निट्रोग्लिसरीन थी ना जिसको हमने आइसो ग्लिसराइल डायनाइट्रेट में कन्वर्ट किया था, काफ़ी देर बाद लिवर में ये मोनोनाइट्रेट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है। और निट्रोग्लिसरीन की ये जो मोनोनाइट्रेट फॉर्म है ये बेकार होती है, ये थेराप्यूटिकली कोई ख़ास काम नहीं करती, ठीक है। तो इसका मतलब है
एक नाइट्रेट रिमूव करके जो मेटाबोलाइट बनता है वो एक्टिव होता है, जैसा कि डाइनाइट आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एक्टिव था, मोनोनाइट इसमें से एक रिमूव किया वो भी एक्टिव है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इसमें से एक रिमूव किया वो भी एक्टिव है। तो एक रिमूव करने में करके तो समझ लो एक्टिव ही रहता है, दो रिमूव कर दो तो काम खराब हो जाता है। और वैसे याद करने के लिए एनीवेज हमारे वाली ये हमारे पास आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की भी बीच सी बातें हो गई। फिर आते हैं हमारे पास जो तीसरा ड्रग हमने डिस्कस किया था, कौन से वाला बोला, पेंटारेथिडोल टेट्रानाइट्रेट, जो मैंने कहा था नाम याद करना सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ये ओरल प्रिपरेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर हम कह लें कि नाइट्रेट्स में हम कोई ओरल फॉर्म देना चाहें तो हम इसको या ऐसे हम डेवलप कर रहे हैं। इसका ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है 4 to 6 आवर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। आखिर में है अमाइल नाइट्राइट। अमाइल नाइट्राइट ज़रा सुतेला सा है, देखो वैसे भी नाइट्राइट लगा हुआ है, इसकी काफ़ी चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं। जैसे कि नंबर एक तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भाईजान इनहेलेशन है, ठीक है। तो ये भी बहुत रैपिड, क्योंकि जो चीज़ हम इनहेल करते हैं वो ज़ाहिर बात है सीधी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो वो रैपिड उसका एक्शन होता है। लेकिन अब मैं इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा था कि ये ना वो करते बेसिकली ये टैबलेट होती है ना, उसको क्रश करते हैं। जब उसको क्रश करते हैं तो उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है। फिर एक फैब्रिक को रख के उसके ऊपर से हम उसको फ्यूम्स को इनहेल करते हैं, तो बड़ा इसका इंटरेस्टिंग सा है। लेकिन ये आपको पुराने ज़माने का काम ही लग रहा होगा, तो बेसिकली ये ऑब्सोलीट ही हो चुका है। अब हम इसको बहुत थोड़ा यूज़ करते हैं माइल नाइट्रेट को। एक और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये भी है कि ये हमारे पास सायानाइड पॉइजनिंग के लिए भी यूज़ होता है। अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे किस तरह से यूज़ होता है। तो ये काफ़ी वखरा किस्म का है। एक तो देख लो इसमें नाइट्राइट का वर्ड यूज़ हो रहा है नाइट्रेट की बजाय, दूसरा ये इनहेलेशन से आ रहा है, तीसरा ये सायानाइड पॉइजनिंग में यूज़ हो रहा है। तो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आ रही है हमारे पास। ओके जी, तो ये हमने नाइट्रेट्स के जो ड्रग्स थे उनके फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिक्स ही हमने देख ली है। फार्माकोकाइनेटिक्स आमतौर पर ज़रा कम इंपॉर्टेंट होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 12 निट्रोग्लिसरीन वगैरह की तो फार्माकोकाइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। सीधी सी बात है, एक तो बात याद रखनी है, नाइट्रेट्स की वजह से मेनली निट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, और निट्रिक ऑक्साइड आपके पास मेनली वेजोडाइलेटर है, ये तो बात आपको पता ही होगी। और इसी वेजोडाइलेशन की वजह से हम कहते हैं कि एंजाइना जो है वो ट्रीट हो रहा है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं किस तरह से काम होता है। जब भी नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स आपके पास आ गए ब्लड के अंदर, सॉरी ये है आपके पास ब्लड वेसल का लुमेन, मतलब ये इस तरह से होती है ना ब्लड वेसल, तो ये होती है ब्लड वेसल की वॉल, और इस वॉल के अंदर होते हैं स्मूथ मसल्स। जाहिर बात है जब ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे तो ही वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। तो ये इसकी एंडोथीलियम ये हो गई, और ये नाइट्रेट्स हैं वो इसके लूमेन में से, ये लूमेन है, लूमेन में से क्रॉस करके मसल तक पहुंच गए। तो ये देखो लूमेन में से एंडोथीलियम को क्रॉस किया और ये पहुंच गए मसल के अंदर, ये मसल सेल शो किया उन्होंने। ओके बाद अब यहाँ पहुँच के माइटोकॉन्ड्रिया का एक एंजाइम है जिसको कहते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2। ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2 आपके नाइट्रेट से बना देता है निट्रिक ऑक्साइड। ओके बाद निट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2। वैसे बिग कैल्शियम में लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 3 भी रोल प्ले करता है। वैसे थोड़ी थोड़ी बातें बताता रहता हूँ ताकि पता तो इंटरेस्टिंग हो जाती है बात। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गया निट्रिक ऑक्साइड। अब निट्रिक ऑक्साइड गुआनालाइल साइक्लेज पे काम करता है। बिग कैल्शियम के मुताबिक गुआनालाइल साइक्लेज के हीम ग्रुप पे एक्शन करेगा ये, ठीक होगी बात, और गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। अच्छा जी, अब निट्रिक ऑक्साइड ने गुआनालाइल साइक्लेज के हीम ग्रुप पे काम किया। गुआनालाइल साइक्लेज जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बढ़ाएगा, जैसी बात है सेकंड मैसेंजर साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो नाइट्रेट्स की वजह से निट्रिक ऑक्साइड बनी, निट्रिक ऑक्साइड ने गुआनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया और साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा दिया। साइक्लिक जीएमपी हमारे आपको पता है ना मसल्स के अंदर वो मायोसिन लाइट चेंज होती हैं, हैवी चेंज, एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन सारा कुछ पढ़ते हैं हम। तो मसल के अंदर जो मायोसिन लाइट चेन है ना वो होती है, वो है फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में या डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में। अब जब वो मायोसिन लाइट चेन काइनेस फॉस्फोराइलेटेड होती है ना, उस वक्त आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो आपके साइक्लिक जीएमपी ने क्या किया, आपके साइक्लिक जीएमपी ने मायोसिन लाइट चेन काइनेस को डी फॉस्फोराइलेट कर दिया, ये देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब डी फॉस्फोराइलेट फॉर्म में आ जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, मसल रिलैक्स हो जाएगा, और जैसे ही मसल रिलैक्स होगा आपकी ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी। इस तरह से निट्रिक ऑक्साइड ने वेजोडाइलेशन कॉज करवा दी है, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को खोल ही रहे हैं, तो इस डायग्राम में 2-3 और मैकेनिज्म जिन्होंने बताए हुए हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब एक बात हमें पता लगी है, जितना ज़्यादा साइक्लिक एएमपी होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास वेजोडाइलेशन होगी, और जितना मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फोराइलेटेड होगा
तो वो तो गलत बात है। ये अगर फॉस्फोराइलेटेड होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो हम चाहते हैं साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसको डी फॉस्फोराइलेट रखा जाए। सही है। अब साइक्लिक जीएमपी जब टूटता है या वापस जीएमपी में जाता है तो वो है आपके पास ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज। ठीक है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज आपके साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करती है। तो इसका मतलब है फॉस्फोडाइस्ट्रेज तो कोई इतनी अच्छी बची नहीं है ना, क्योंकि साइक्लिक जीएमपी तो बड़ा हेल्पफुल था। साइक्लिक जीएमपी तो वेजोडाइलेशन कॉज करवा रहा था। अब एक ड्रग है सिल्डेनाफिल, अक्सर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब ये जो सिल्डेनाफिल है ना, ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर देता है। जब ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करता है तो एक तरह से कह लो कि साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, सिल्डेनाफिल साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा रहा है और आगे सारा सेम काम। नाइट्रेट्स ने निट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाया और गुआनाइल साइक्लेज के थ्रू साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा रहा है। सिल्डेनाफिल फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट करके साइक्लिक जीएमपी को बढ़ा रहा है। बढ़ा दोनों साइक्लिक जीएमपी को रहे हैं ना, काम तो एक ही हो गया। और बस साइक्लिक जीएमपी आगे सेम काम कर रहा है। ये तो हमने एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। एक और जरा काम देखो, कैल्शियम मोत्रम सेलमेंट्रो के उन्होंने क्या किया, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। काइनेज मतलब होता है वो एंजाइम जो कि फॉस्फेट को ऐड करवाएगा। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट कर दिया कैल्शियम ने। कैल्शियम आपको पता है ना, अक्सर ये एंजाइम्स वगैरह को एक्टिवेट वगैरह करता रहता है, इसका यही हॉबी है। तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट किया, मायोसिन लाइट चेन जो फॉस्फोराइलेट हो गई, तो यानी कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम जो होता है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है। तो हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेजोडाइलेशन कुछ इस तरह से करवा रहे होते हैं। सही की बात। तो ये हमने कुछ इसका निट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दिया। कमिंग बैक टू निट्रिक ऑक्साइड। निट्रिक ऑक्साइड जब अंदर जाता है तो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम उसको एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज 2 ये एंजाइम होता है जो कि उससे निट्रिक ऑक्साइड को बनाता है। सॉरी, जब नाइट्रेट अंदर जाता है तो इस एंजाइम के थ्रू निट्रिक ऑक्साइड बनता है। निट्रिक ऑक्साइड बनने से गुआनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा बनता है। साइक्लिक जीएमपी डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज करवा जाता है और उसकी वजह से आपके पास वेजोडाइलेशन हो जाती है। ओके होगी बात। ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट्स क्या आए हैं इसकी वजह से। एक बात ध्यान में रखना, ये खास तौर पे वीनोडाइलेशन करवाता है। वीनोडाइलेशन यानी कि वेन्स को डायलेट करवाता है। वैसे तो जनरली वेजोडाइलेशन करवा रहा है आर्टरीज को, आर्टरियोल्स को, वेन्स को, लेकिन मेनली इसका इफेक्ट वेन्स के ऊपर होता है। यहाँ पे वो ये बात करते भी हैं कि वेन्स आर मोस्ट सेंसिटिव ऑफ द वैस्कुलर ब्लड टू निट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, निट्रिक ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो हमारी वेन्स के ऊपर होता है, उसके बाद आर्टरीज पे और उसके बाद आर्टरियोल्स पे। है तो बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो ओक्लूडेड कोरोनरी वेसल्स थी जो थोड़ी सी बंद हुई हुई थी, अब वो जाहिर सी बात है वेजोडाइलेशन की वजह से खुलना शुरू हो जाएंगी। तो जो ब्लड फ्लो है वो आपके पास अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो हार्ट का मसल है उसको अच्छा ब्लड फ्लो मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है, कि जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है वो बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। दूसरा, जब हमने वीनोडाइलेशन करवा दी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो वेन्स थी वो आपके पास डायलेट कर गई हैं। वेन्स के डायलेशन की वजह से वेन्स की जो कंप्लाइंस है यानी कि ब्लड को रखने की कैपेसिटी वो इंक्रीज़ कर गई है। तो काफ़ी सारा ब्लड ये अपने पास रख लेती हैं और हार्ट के पास थोड़ा ब्लड भेजती हैं। तो हार्ट को थोड़ी टेंशन फेस करनी पड़ती है। कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया है, हार्ट की जो डायलेशन हो रही थी वो भी कम हो जाएगी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब जब हार्ट कम फील्ड है इसका मतलब है प्री लोड भी कम हो गया है। देख रहे हो सारे कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो एक तरह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो होती है हार्ट की वो कम हो जाती है। सही की बात। तो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी मैकेनिज्म है हमारे पास वो ये जो आपने पहला वाला जाना पड़ा था ना, ये वाला एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में आपको पता है ना हार्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाया करती थी एक्सरसाइज में। तो कह रहे हैं एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना का तो ट्रीटमेंट इस तरह से हो रहा है कि प्राइमरी मैकेनिज्म ये है कि रिडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट किस तरह से ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। वेजोडाइलेशन हुई है, प्री लोड कम हुआ है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हुआ है, उसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो होगी है आपके पास कम हो गई है। ठीक, और सेकेंडरी मैकेनिज्म उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो कोरोनरी फ्लो बेहतर हुआ है इस्कीमिक एरियाज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड सप्लाई ऑफ द मसल बेहतर हो जाएगी। तो सेकेंड इस तरह से भी काम हो रहा है। तो ये तो हमने देखा कि स्टेबल एंजाइना में ये दो मैकेनिज्म्स काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेजोस्पैस्टिक एंजाइना में किस तरह से काम करेगा, तो आपको कभी वेजोस्पैस्टिक एंजाइना में असल मसला वेजोस्पैज्म है। तो इसमें असली बेसिकली वेजोडाइलेशन के थ्रू ही मसला हल कर रहा है। सही बात।
फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार ये अनस्टेबल एंजाइना में किस तरह से रोल प्ले कर, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो तमाम किस्मों के एंजाइना में होता है। ये देखो, ये बिग कैट में लिखा हुआ है उन्होंने, नाइट्रेट इफेक्ट इन एंजाइना ऑफ एफर्ट यानी कि स्टेबल एंजाइना, उसमें भी काम करती हैं। फिर नाइट्रेट्स इफेक्ट्स इन वेरिएंट एंजाइना यानी कि वेजोस्पैस्टिक, और फिर अनस्टेबल एंजाइना। तो तीनों तरह के एंजाइना में नाइट्रेट्स हमारे पास इफेक्टिव होते हैं। इसी मैंने आपको कहा था कि नाइट्रेट्स हमारे पास एंजाइना का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि नाइट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है तमाम एंजाइना के ड्रग्स में। तो ये जनाब तीनों के लिए काम कर रहे हैं। जो अनस्टेबल है ना उसमें एक तो ये वेजोडाइलेशन वाले कामदारी बातें कर रहे होंगे, उसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी रिड्यूस करते हैं। ये समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये अनस्टेबल को कम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक मजे की बात यह है कि जब इतना कुछ उन्होंने कर दिया है तो हार्ट एज अ रिजल्ट रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया थोड़ा सा शो करता है। तो ये कोई इतना अच्छा इफेक्ट नहीं है, लेकिन नाइट्रेट का एक तरह से आपको साइड इफेक्ट ही होता है, क्योंकि उसे देखो विनोडाइलेशन वगैरह करवा दी है, यहाँ से हार्ट में बहुत थोड़ा ब्लड जा रहा है, कार्डियक आउटपुट कम होगी, तो वो जो बेरो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहेंगे यार ब्लड प्रेशर तो फॉल कर रहा है, तो वो हार्ट से कहेंगे यार हार्ट रेट को इंक्रीज करो। तो कुछ ना कुछ आपके पास रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। अब रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया बेसिकली मतलब क्या है इसका, जब कोई ड्रग डायरेक्टली टेकिकार्डिया करवा रहा हो ना तो वो तो डायरेक्टली टेकिकार्डिया हो गया। जब कोई ड्रग ब्लड प्रेशर को कम करे और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से बॉडी टेकिकार्डिया करवाए, बॉडी एज अ रिस्पॉन्स टेकिकार्डिया करे, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। ठीक है, ड्रग ने बिल्कुल भी टेकिकार्डिया नहीं करवाया, लेकिन ड्रग के जो असरात हैं उन असरात की वजह से टेकिकार्डिया हो गया। सही, तो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया वगैरह इसमें हो जाता है बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म की वजह से। ये तो हमने कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स देख लिए हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे दूसरे ऑर्गन से पूछूं तो जिस तरह इसने वेजोडाइलेशन करवाई है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा के, उसी तरह से ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के मसल्स को भी रिलैक्स करवाता है, ब्रोंकाई को भी रिलैक्स करवाता है, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक के मसल्स को भी रिलैक्स करवाता है। लेकिन ये जो बाकी जगहों की रिलैक्सेशन है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती कि हम उसको फार्माकोलॉजी में डिस्कस करें या उसको हम किसी थेराप्यूटिक जगह पे इस्तेमाल करें। जो हमारे लिए यूज़फुल इसका रोल है वो हमारे पास यही था हार्ट के अंदर। लो जी, अब आते हैं हमारे पास क्लिनिकल यूज़। क्लिनिकल यूज़ मैंने आपको बता दिया कि तीनों तरह के एंजाइना में इसको हमने इस्तेमाल करना है। शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करना है तो आपने 10 to 20 मिनट्स के लिए सब लिंगुअल दे देना है। लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना है तो आपने इसको ट्रांसडर्मल दे देना है। अब लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको। जब लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना होता है हमने इसको, तो उसमें जो ट्रांसडर्मल पैच देते हैं ना, वो कई दफ़ा उसका मैक्सिमम जो टाइम है वो 24 आवर्स तक भी हो सकता है। ठीक, तो होता बेसिकली ये है कि वहाँ पे हमारे पास टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब टेकीफैलेक्सिस की टर्म यूज़ करते हैं। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जब आप ड्रग की बहुत ज़्यादा डोज दे रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग इफेक्ट अपना लूज़ कर देता है। यानी कि वैसे आमतौर पर नाइट्रेट्स वेजोडाइलेशन करवाते हैं ना, तो जब आप वेजोडाइलेशन आपने दे दिया ट्रांसडर्मली तो नाइट्रेट्स का वेजोडाइलेशन वाला इफेक्ट खत्म हो गया। ऐसा क्यों होता है? टॉलरेंस किस कुछ वजूहत होती हैं जिसकी वजह से टॉलरेंस आपके पास डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस की 3 रीजन आपके पास बिग कैट उन्होंने बताई हुई हैं, यहाँ पर डिस्कस की हुई 3 बताई हुई। नंबर 1, डिक्रीज इन टिश्यू सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स। अभी जो सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स है ना, ये आपके पास नाइट्रेट से निट्रिक ऑक्साइड, ये जो नाइट्रेट से निट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हुए थे ना, इस कन्वर्जन में ये सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स रोल प्ले करते हैं। तो आपने नाइट्रेट्स दिए, काफ़ी देर से दिए हुए, निट्रिक ऑक्साइड बनती जा रही है, वेजोडाइलेशन हुई है, लेकिन जब नाइट्रेट्स को दिए हुए कोई 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, आहिस्ता आहिस्ता सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स डिप्लीट कर देंगे और मजीद निट्रिक ऑक्साइड नहीं बन सकेगा। तो हम कहेंगे यार बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो गई है, अब नाइट्रेट्स की वजह से बॉडी मजीद वेजोडाइलेशन नहीं करवा रही। तो पहला काम हो गया डिक्रीज इन सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स। दूसरा ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स निट्रिक ऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा फिर उन्होंने बताया हुआ कि डिमिनिश्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्सिटोनिन जी रिलेटेड पेप्टाइड, यानी कि एक वेजोडाइलेटर है, इस वेजोडाइलेटर में भी कमी आना शुरू हो जाती है। तो ये 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिससे हम कहते हैं कि भाई नाइट्रेट्स के खिलाफ टॉलरेंस डेवलप हो गई है। अब बॉडी नाइट्रेट्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, अब नाइट्रेट्स की वजह से उस तरह से वेजोडाइलेशन नहीं हो रही। तो होता बेसिकली ये है कि हम 24 आवर्स के लिए नहीं देते, हम ये करते हैं 8 से 10 घंटे के लिए पैच लगाया, 8 से 10 घंटे थोड़ी बहुत वेजोडाइलेशन करते रहे नाइट्रेट्स, उसके बाद बॉडी आदी हो गई, बॉडी ने कहा नाइट्रेट्स को चल हमने तुम्हारी बात मानते, हम पैच को उतार देते हैं। 8 से 10 घंटे बाद पैच को हमने उतार दिया, अब साफ़ सुथरा कर दिया। अब बॉडी आहिस्ता 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 दोबारा सेंसिटिव हो जाती है, सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं, बॉडी भूल जाती है कि मेरी कुछ जिद भी थी। ठीक है, हम जनाबे वाली तकरीबन 10 घंटे बाद ना दोबारा पैच लगाते हैं। जब दोबारा पैच लगाते हैं बल्ले बल्ले बॉडी तो टॉलरेंस को भूल गई थी, तो 8 से 10 घंटे के लिए दोबारा इफेक्टिव हो जाएगा काम। अगर मुसलसल लगाए रखा तो फिर तो बस पहले 8-10 घंटे काम होगा, उसके बाद फिर जनाब भूल जाओ, फिर उसके बाद तो टॉलरेंस पक्की पक्की रहेगी। ठीक है, तो अब हम करते ही हैं कि 10-12 घंटे के लिए उतारा,
फिर दोबारा लगा दिया पैच, फिर उतारा, फिर दोबारा लगा दिया पैच। तो ताकि हम उतारते हैं इसलिए ताकि बॉडी दोबारा से सेंसिटिव हो जाए, बॉडी ने जो अपनी जिद पकड़ ली है उसको छोड़ दे। गुड हो गई बात। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, ये ज़रा याद रखिएगा। वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द रैशनल ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ट्रांसडर्मल पैच। अच्छा, अब जो ट्रांसडर्मल पैच है ये हमेशा प्रोफाइलैक्सिस के लिए होता है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये है टू प्रिवेंट एन एंजाइना। एक पेशेंट है उसको बार बार अटैक्स होते हैं तो हम उसको ट्रांसडर्मल पैच देते हैं कि भाई 24 घंटे काम चलता रहेगा, फिर दोबारा होता रहेगा ताकि ये बार बार अटैक्स ना हो। ऐसा नहीं है कि उधर पेशेंट आया इमरजेंसी में, जनाब बड़ा एक्यूट किसी को उसको प्रॉब्लम हुआ है, अनस्टेबल एंजाइना है और आप उसको पैच लगा दो, अभी स्लो स्लो काम चल रहा, स्लो स्लो काम चल रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए सब लिंगुअली होता है, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस के लिए यानी कि प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम ट्रांसडर्मल पैच को यूज़ कर लेते हैं। बेहतरीन बात हो गई। अब आता है हमारे पास टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। एक तो बात ये है कि भाई देखो, जो चीज़ आपके पास वेजोडिलेशन करवा रही है, तो वेजोडिलेशन होगी, स्किन में भी ब्लड ज़्यादा होगा, तो एक तो चीज़ हो जाएगी आपके पास फ्लशिंग, मुंह लाल लाल सा हो जाएगा। एक ये बात होगी। दूसरा समझो भाई हेड में ज़्यादा ब्लड जा रहा है, उसकी मुख्तलिफ आर्टरीज वगैरह ज़्यादा फूल रही हैं, तो उसकी वजह से हेड एक तो सिंपल सी ये बातें हो गई। ऊपर से हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है एज अ रिफ्लेक्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी हो रहा था। तो ये कुछ थे हम जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ भी लिखा हुआ है टैकीकार्डिया, यहाँ भी लिखा हुआ है थ्रॉबिंग हेडेक फ्रॉम मेनिंजियल आर्टरी वेजोडाइलेशन, ठीक है। थ्रॉबिंग का मतलब होता है ऐसे पल्स की तरह पेन फील हो रही होती है, पल्स स्टाइल पेन होती है। अच्छा, एक और मैंने आपको फ्लशिंग बताया, वो भी आप लिख लें यहाँ पे। ऑल राइट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी होती है इसमें। मैंने पिछले जो आपके पास हाइपरटेंशन वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, वहाँ पे डिस्कस किया था कि आमतौर पे वो ड्रग्स जो कि वेजोडाइलेशन करवाते हैं, उन ड्रग्स के नतीजे में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या आपके लोग पोस्टल हाइपोटेंशन हो जाती है। पोस्टल हाइपोटेंशन में होता क्या है कि जब पेशेंट खड़ा होता है या किसी स्ट्रेट शेप में जाता है तो थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो इसमें बेसिकली ऐसे ही है, आपको पता है हमने कहा था कि वीनो डायलेशन हो गई है। जब वीनो डायलेशन होती है तो वेन्स की कंप्लायंस इंक्रीज कर जाती है। अब जब बंदा खड़ा होगा तो अचानक जो ब्लड है वो उसकी बॉडी के निचले हिस्सों में चला जाएगा, वेन्स में इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा और हार्ट तक थोड़ा ब्लड पहुंच पाएगा, ठीक है। तो वो फॉरन एक हाइपोटेंशन डेवलप होगा और उससे फिर ऐसे ऐसे बॉडी डेवलप ठीक तो हो जाती है, लेकिन एक हाइपोटेंशन एक दफ़ा तो बनती है। अच्छा, ये एमसीक्यू देखिएगा, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन डायरेक्ट और रिफ्लेक्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक। अब मैंने आपको बता दिया कि हार्ट रेट तो इंक्रीज होता है, रिफ्लेक्स के तौर पे बारह इंक्रीज होता है। ऊपर से मैंने आपको वेनस कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती है। आफ्टर लोड को कम करता है ये, ठीक है, पता है ना आपको, आफ्टर लोड को कम करता है, कार्डियक फोर्स को भी कम करता है। अलबत्ता ये जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है ये गलत है, इंक्रीज डायस्टोलिक मायोकार्डियल फाइबर टेंशन नहीं, डिक्रीज करता है डायस्टोलिक मायोकार्डियल फाइबर टेंशन को आपका निट्रोग्लिसरीन। ओके की बात, क्योंकि आपको पता है प्री लोड कम हो गया है, थोड़ा ब्लड भरेगा इसमें, जब थोड़ा ब्लड भरेगा तो वेनोडिलेशन कम होगी, वेनोडिलेशन कम होगी तो आपके पास फाइबर की टेंशन भी कम होगी। सही की बात। और ज़्यादा सी बात है कार्डियक फोर्स वगैरह भी कम होगी, बड़ा हार्ट जो है ना वो हमने शुद्ध कर दिया, बेहतरीन कर दिया। ये आपके पास कॉमन से इसके एडवर्स इफेक्ट्स है। उसके बाद आगे एक और एडवर्स इफेक्ट वो डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिल्डेनाफिल कुछ लोग खाते हैं। अगर आपने सिल्डेनाफिल के साथ नाइट्रेट्स भी दे दिए ना, तो नाइट्रेट्स का भी काम साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज़ करना है, सिल्डेनाफिल का भी काम साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज़ करना है। और तो दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन साइक्लिक जीएमपी को दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अगर दोनों ड्रग्स इकट्ठे दे दिए तो वो भाई टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो जब डायग्राम डिस्कस कर रहे थे सिल्डेनाफिल को, मैंने इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर टॉक्सिसिटी का जिक्र आएगा, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, अगर उनके साथ नाइट्रेट्स को दे दिया जाए तो इसकी एक्यूमुलेटिवली इफेक्ट जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो ये थोड़ा सा टॉक्सिक काम हो जाता है। तो थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हम ना करें, इसको हम प्रिवेंट करें। उसके अलावा कह रहे हैं जो नाइट्राइट हमने पढ़ा था ना, अमाइल नाइट्राइट, इसकी भी एक टॉक्सिसिटी होती है। ये मेथ हीमोग्लोबिनीमिया कॉज करवाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को ये मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है। अब मेथ हीमोग्लोबिन एक ऐसी फॉर्म है जिसकी ऑक्सीजन की कैरियंग कैपेसिटी कम होती है। तो कह लो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, नाइट्रेट ना मंडे डिजीज़ कॉज करते हैं। मंडे डिजीज़ क्या है आपको याद है? मैंने आपको बताया था नाइट्रेट्स जो होते हैं वो एक्सप्लोसिव्स में होते हैं, डायनामाइट्स में होते हैं, ठीक है। तो अब जो मरीज़ होते हैं ना, मरीज़ नहीं इनफैक्ट जो वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, जो कि डायनामाइट्स की या ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं, तो होता ये है कि वो जब मंडे को जाते हैं ना फैक्ट्री, तो उनकी बॉडी वो चीज़ें फेस करती है, बड़ा प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है, जैसे वेजोडाइलेशन वगैरह होती है या ये वाले एडवर्स इफेक्ट्स, हेडेक वगैरह उनको होना शुरू हो जाता है। फिर बॉडी ना ढीट हो जाती है, टॉलरेट करना शुरू हो जाती है। तो ट्यूसडे को बस उनका दिन नॉर्मल होता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अब वो नॉर्मल पूरा हफ्ता गुजारते हैं।
जब संडे को वो छुट्टी पे जाते हैं ना घर, तो संडे को उनकी बॉडी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाती है, दोबारा सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। दोबारा बॉडी ने अपनी जुटाई, अपनी जिद छोड़ दी, तो संडे को दोबारा बॉडी सेंसिटिव हो गई। अब जब वो जाएंगे तो फिर यही होगा कि मंडे को प्रॉब्लम फेस करेंगे और बाकी सारे दिन बॉडी ढीठ रहेगी। सही की बात। इसको कहते हैं मंडे डिजीज़, कि जब भी वो मंडे को आते हैं ना, वो फिर कहते हैं कि यार हमें डिजीनेस हो रही है, टेकिकार्डिया फेस करना पड़ा है, हेडेक वगैरह हो रहा है। गुडों की बात तो ये हमारे पास मंडे डिजीज़ होती है, या इस तरह की ये चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मंडे डिजीज़ हो गई, ये वाली टॉलरेंस हो गई, ये चीज़ें हमें रखने वाली निट्रोग्लिसरीन के बारे में या नाइट्रेट्स के बारे में। अच्छा जी, आखिर में डिस्कस करना है हमने कि साइनाइड पॉइजनिंग को किस तरह से ट्रीट करते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग में बेसिकली होता क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। ये जो साइनाइड होता है ना, ये हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की हीम ग्रुप पर जाकर बड़ी ज़बरदस्ती के चिपक जाता है, और ये आपके जारी बात है मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से इफेक्ट करेगा, एंड दिस कैन कॉज डेथ। सही होगी बात। तो ये जो आपका नाइट्राइट है, ये आपकी बॉडी की जो हीमोग्लोबिन है उसको कन्वर्ट करता है मेथ हीमोग्लोबिन में। अब मेथ हीमोग्लोबिन की ये खसूसियत है कि ये साइनाइड को ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करती है। ये साइनाइड से कहती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास लगने की बजाय मेरे पास लग जाओ, तो ये साइनाइड को ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट कर लेती है और खुद कन्वर्ट हो जाती है साइनोमेथ हीमोग्लोबिन में, ठीक है, साइनोमेथ हीमोग्लोबिन में। और फिर ये साइनोमेथ हीमोग्लोबिन को तोड़ के बन जाता है हमारे पास थायोसाइनेट और मेथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये मेथ हीमोग्लोबिन मजीद साइनाइड को लेके आएगी और थायोसाइनेट जो है ये किडनी के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा। तो वो साइनाइड जो इसको तंग कर रहा था, मेथ हीमोग्लोबिन उसको अपने पास बुलाती है और बुला के फिर उसको अपने से जुदा कर देती है थायोसाइनेट की फॉर्म में, और इसको बॉडी से निकालने में रोल प्ले करती है। तो ये जो साइनाइड पॉइजनिंग थी, इसको ट्रीट करने के लिए मेथ हीमोग्लोबिन काम आती है, और नाइट्राइट वो चीज़ होती है जो कि हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करती है। तो अगर पूरा देखा जाए कि ड्रग किस तरह से मतलब पूरा रेजिमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले होती है इनहेलेशन ऑफ अमाइल नाइट्राइट, इसको इनहेल किया जाता है। फिर इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट करते हैं। ऐसा करने से बहुत सारी मेथ हीमोग्लोबिन बन जाती है, और ये मेथ हीमोग्लोबिन साइनाइड को अपने साथ चिपकाना शुरू कर देती है और साइनोमेथ हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे हम सोडियम थायोसल्फेट, अब ये रट्टे वाली चीज़ें हैं यार, अमाइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तीसरे नंबर सोडियम थायोसल्फेट देते हैं तो ये साइनोमेथ हीमोग्लोबिन टूटती है, थायोसाइनेट और मेथ हीमोग्लोबिन बन जाती है। थायोसाइनेट निकल के किडनी के थ्रू मेथ हीमोग्लोबिन दोबारा अपना काम करेगी। लेकिन आप इतना खुश ना हो कि बल्ले 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 लो जी लो, हम तो दिए जाएंगे नाइट्राइट्स, बहुत सारे मेथ हीमोग्लोबिन बनाए जाएंगे। मेथ हीमोग्लोबिन एक तरफ तो चलो साइनाइड को निकाल रहा है, दूसरी तरफ नुकसान भी तो है ना, कि हीमोग्लोबिन अच्छी वाली ऑक्सीजन कैरियर कैपेसिटी वाली थी, अब आपने मेथ हीमोग्लोबिन बना दिया, उसकी तो ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, वो तो उस तरह से ऑक्सीजन को नहीं ना कैरी कर रही। तो ये बार हमारे पास डिसएडवांटेज होता है। तो ये मेरा ख्याल हमने इसको कर लिया। आगे इंशाल्लाह पार्ट 3 की वीडियो में बाकी बातें डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल का बातें मैं जितना रिपीट कर चुका कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे दोबारा समराइज करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।